कुछ बकेट लिस्ट में अपने सपने होते हैं जो बकेट लिस्ट में रह जाते हैं। लेडीज लोग कमजोर होती है, सबसे बड़ी बात। तो उसमें से अब मैंने खुद पुलिस होने के लिए जो भी कुछ स्टार्ट में ट्रेनिंग ली थी कि अपने को अपना फिजिकल ट्रेनिंग यानी बाकी की चीजें क्या चाहिए, तो वो सब मुझे थोड़ा बहुत मालूम था। तो हर एक चीज की बोलते ना, आसान तो जिंदगी हो जाती लेकिन शुरुआत करने के लिए जरूरी होती। आज एक नया दिन, एक नई पॉडकास्ट और एक नई इंसान। वेलकम टू द जीविका शो। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया। इन्होंने एक ऐसी फील्ड चुनी जो यूजुअली सिर्फ मेन के लिए मानी जाती है, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि लेडीज भी सिक्योरिटी जैसे टफ काम कर सकते हैं। इनका मिशन था उन लेडीज को एक मौका देना जो लाइफ में पीछे रह गई थी। आज इनके ग्रुप में 500 से ज्यादा ट्रेन्ड लेडी बाउंसर्स है जो हर जगह काम करती है। इवेंट्स, टेंपल्स, रैलीज और लॉकडाउन के टाइम इन्होंने फ्री सैनिटेशन भी किया बिना किसी पैसे से। ये कहानी है हिम्मत की, बदलाव की और असली एम्पावरमेंट की। तो चलिए मिलते हैं उनसे, मिस दीपा। हेलो मिस दीपा एंड वेलकम टू द जीविका शो। हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको रनर रागिनी नाम का आइडिया कैसे आया? रनर रागिनी नाम का आइडिया नहीं था एग्जैक्ट। हमारे हस्बैंड और हमने मिला के एक रनर रागिनी वुमेन्स फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले ही स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लेडीज लोगों को काम दिलवाते थे। तो उसी में से मेरा जो कुछ भी मार्केट फील्ड था, मेकअप आर्टिस्ट का था, जो भी छोटा मोटा काम था जो लेडीज कर सकती थी, उसमें से हमने वो स्टार्ट किया था। फिर स्टार्ट करते समय में जब बॉम्बे में गई और ये सब माहौल देखने के बाद हो गया, तो वो रनर रागिनी वुमेन्स एम्पावरमेंट से रनर रागिनी फर्स्ट लेडी बाउंसर स्टार्ट हो गया। तो आप पुलिस ट्रेनिंग लेना चाहती थी, करेक्ट? लेकिन आपका रास्ता रन रागिनी तक कैसे आया? रास्ता ऐसे दिमाग में नहीं था कि बोर्ड्स में जाएंगे, क्योंकि कुछ बकेट लिस्ट में अपने सपने होते हैं जो बकेट लिस्ट में रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि चलो वो बकेट लिस्ट में से बाहर भी निकल सकते हैं। तो फिर वो मौका जब मुझे दिखा कि हाँ यहाँ है जो मैं मेरा सपना कंप्लीट कर सकती हूँ, जो ऐसे कुछ ऐसे माहौल हो गए थे कि वो समय मुझे वो काम करना पड़ा। फिर वहां से मैंने वो स्टार्ट किया। ओके। मैंने सुना है आप मुंबई गई थी मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे था? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने मम्मी के पास से मैंने मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर का कोर्स किया था, लेकिन जब फैमिलीज में आई तो वो चीज़ नहीं कर पाई। फिर उसी से मैंने हस्बैंड को पूछा कि बहुत दिन हो गया मार्केटिंग में काम कर करके कुछ अलग करना चाहती हूँ। ठीक है बोले। फिर वैसे ही मैं बॉम्बे में मेरे एक फ्रेंड से पहचान हो गई थी फेसबुक अकाउंट से, तो उसने मुझे बुला लिया। उसने मुझे वो कुछ जो थोड़ा बहुत एडवांस था वो सिखाने के बाद वहाँ से भी मेरा मुंबई का सफर स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ से जो मराठी फिल्म्स के लिए मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइल, यानी उनके साथ ही मेरा 90 दिन या तो 1.5 महीना ऐसा कर करके मेरे 6 फिल्म वहाँ से हो गए थे। वहीं से मेरा सफर स्टार्ट हो गया। ओके। जब आप पुणे आई और रनर रागिनी का आइडिया आया, तब सबसे पहला कदम क्या था? सबसे पहले तो कदम मेरा मेकअप आर्टिस्ट की इसमें से स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब वहाँ से मैं मेकअप आर्टिस्ट करती थी और मेरा एक सपना था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना था या तो पुलिस कांस्टेबल, जो भी कुछ हो, लेकिन एक खाकी वर्दी का जो महाराष्ट्र पुलिस का था वो बहुत सपना बकेट लिस्ट में था। तो वहाँ जो फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स होते थे वो रोल्स करने का मुझे मौका मिला। वो मौका मैंने देखा, मेरे बच्चे को बोल के किया भी, और मेकअप आर्टिस्ट करते करते एक सेलिब्रिटी के साथ ब्लैक ड्रेस में 2 लोग हट्टे कट्टे उनके साथ रहते थे। तो वो देखा मैंने, और उसमें से वो लोगों में और मेरे में, मैं मेकअप आर्टिस्ट बोल के थी, लेकिन वहां से मेरा सही सफर स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कि आप ऐसे कुछ काम करते हो तो हमारे साथ 2 इवेंट्स करोगे क्या? तो मैंने सोचा मुझे तो कुछ इसमें का काम पता नहीं है, लेकिन आप बोलोगे, आप बताओ, वो हिसाब से मैं देखूंगी, कोशिश तो करूंगी। वैसे मैंने कोशिश किया और काम किया। कुछ माहौल वहाँ कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, कुछ ऐसे चैलेंजिंग आए कि वहाँ से भी मेरा सफर स्टार्ट हो गया। ओके। जब आपने डिसाइड
किया कि सिर्फ वुमेन बाउंसर्स का ग्रुप बनाएंगे, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? बहुत खराब था, क्योंकि माहौल ऐसा था कि लेडीज लोग कमजोर होती है, सबसे बड़ी बात कि आई डोंट एग्री विद दैट। हाँ, बट आई विल, वो हमने झेला है कि जब मैंने वो जेल बाउंसर के साथ मैंने काम किया, वो दो दिन का इवेंट, तब उन्होंने बोला कि अरे, मैंने उनको 2 दिन के बाद पूछा कि आपका जो पोजीशन था वहाँ मुझे क्यों नहीं खड़ा किया, क्योंकि वो भी मैं कर सकती थी। उन्होंने मुझे टॉयलेट के पास खड़ा किया, मेरे साथ और एक पार्टनर थी, उसको भी वैसे किया। तो बोले नहीं नहीं, आपको नहीं है, लेडीज लोग ये काम कर नहीं सकती, हेवी है, उसको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले कि वो दिल को छू गए। फिर मैंने सोचा कि ये लोग हमें कमज़ोर समझते, जो किधर ही कम नहीं है, महिला या तो स्त्री अपनी सब कुछ कर सकती, फिर ये क्यों नहीं कर सकती। तो वहाँ से भी मैंने स्टार्ट लिया कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है। जब फिर मैंने पुणे में आके ये बात का स्टार्ट किया। कठिनाइयाँ बहुत थी शुरुआत में। मेरे मार्केट फील्ड में जितने भी लेडीज मेरे पास थी, उसमें से मैंने उनको कुछ चुना, लेकिन ये काम करने के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्रेस कोड अलग था, फैमिली बैकग्राउंड में ये ड्रेस कोड नहीं है, हम ये नहीं पहन सकते, हमारी फैमिली इतने रात में हमें छोड़ेगी नहीं, इतना ये जो फिर कोई हमें क्या बोलेगा। ऐसा करके करके 400 लेडीजों से मुझे कुछ मुश्किल से 6-7 स्टार्ट में मिली। फिर ये मेरा सफ़र जो था कि मुझे 1.5-2 घंटा एक कॉल करने के लिए आए, कन्विंस कर करके। तो इतना वो सफ़र कठिन था ना कि, और वो कठिन सफ़र में से उसके आगे भी चैलेंजिंग था कि लोगों ने हमें काम देना। तो ये सब सफ़र करके स्टार्ट तो किया, और कहीं से अपनी 8 या 10 की फौज इकट्ठा कर ली। ओके, ट्रेनिंग में आप फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा और क्या फोकस करते हैं? ट्रेनिंग में फिजिकल, इसके अलावा भी हम बोलते कि उनकी हाइट, उनका वेट, उनका एजुकेशन थोड़ा बहुत हो, तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि वो उनको मालूम होना चाहिए, प्लस उनका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, उसमें से अपन जैसे भी अपन पुलिस में भर्ती में जो कुछ चीज़ें देखते वो सब हम उसमें देखते, वैसे हिसाब से फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा भी हमें ये बैकग्राउंड देखना पड़ता है। और लेडीज जब मैरिड होती है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली की परमिशन, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए हर चीज़ इतनी बारीकी से देखने के बाद उसको हम इन कर देते हैं। ओके, तो जब आप ट्रेनिंग लेते हो, जब ट्रेनिंग होती है सभी लेडी बाउंसर्स बनने के लिए, तो आप लेते हो क्या कुछ एक्सपर्ट का मदद लेके आप करते हो? नहीं, एक्सपर्ट का तो मदद नहीं, क्योंकि मेरा खुद का पूना स्पोर्ट्स एंड पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी था, जिसमें से हम क्रिकेट सिखाते थे, और प्लस मेरे हस्बैंड को उसमें ग्राउंड भी था। तो उसमें से, और मैंने खुद पुलिस होने के लिए जो भी कुछ स्टार्ट में ट्रेनिंग ली थी कि अपने को अपना फिजिकल ट्रेनिंग यानी बाकी की चीज़ें क्या चाहिए, तो वो सब मुझे थोड़ा बहुत मालूम था। उससे फिर मैंने स्टार्ट किया कि जब मैंने सीखा कि एक्चुअल क्या चाहिए, ये जो मुझे समझ में आया, तो फिर वो ट्रेनिंग मैं खुद, और मेरे साथ जितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग देके मेरे साथ में खड़ा किया था, जैसे मेरे कुछ लोग एक पर्टिकुलर जो मेरे साथ काम करते, वो लोगों को लेके फिर मैंने वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। ओके, सो आपकी टीम ने सबसे पहला कौन सा इवेंट में काम किया है? सबसे पहला इवेंट में हमने काम किया जब हमने मेरी पूरी टीम फौज खड़ा की, और उसके बाद हमने पहले इवेंट फ्री करने की कोशिश की। क्यों? तो हमारा काम देखेंगे तभी तो हमें लोग बुलाएंगे। तो जब मैंने 8-10 की जब टीम इकट्ठा की, तब सामने पहले वो 10 बोले नहीं मैम, हम तो ड्रेस नहीं पहनेंगे, अब कुछ ऑप्शन निकालो। तो वो स्वामी समर्थ में, हमारे यहाँ स्वामी समर्थ को बहुत मानते, तो उसमें कुछ रुद्राभिषेक करके इवेंट्स थे, उसमें जो 2,500-3 हजार पब्लिक आता था, सामने 10 जैन बाउंसर थे हट्टे कट्टे, लेकिन उनको हेल्पिंग हैंड बोल के हमने उनको बोला कि एक भरोसा हमें दो, हम आपके पूरे इवेंट फ्री कर देंगे। तो ठीक है, उन्होंने, वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला ठीक है, देखो क्या होता है। फिर वहाँ से हमारा टीम का स्टार्ट हो गया। उनको मैंने वो ऑब्जर्व करवाया कि आप सामने वाला क्या काम करता है वो देखो, लेकिन आपका काम करके, यानी कंटिन्यू अपना काम छोड़ के नहीं। फिर वो पॉइंट्स में कहाँ हमारी ज़रूरत वो इवेंट्स में है, ऐसे सब कर करके हमने वो पहले 4 इवेंट्स हमने फ्री किए। ओह माय गॉड, फ्री किए क्यों? तो ज़रूरत थी ना कि आगे जाना है, तो शुरुआत तो दिखाना पड़ेगी, इसके वजह से। ओके, तो आपके लिए कौन सा फेज सबसे टफ था, शुरुआत का या ग्रोथ का? शुरुआत का। ग्रोथ तो वो भी टफ था, लेकिन शुरुआत बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि शुरुआत जब मुझे करनी है तो हर एक चीज़ की, बोलते ना,
आसान तो जिंदगी हो जाती, लेकिन शुरुआत करने के लिए जरूरी होती है। जैसे हम कोई भी चीज शुरुआत करने के लिए तो कठिनाई आती है। अभी तो बहुत इजी हो जाता है अभी का माहौल। तो शुरुआत बहुत कठिन थी कि उनको भरोसा देने के लिए कि ये चीज हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये महिला, ये लेडीज या तो ये स्त्री ये काम कर सकती। ये इसका काम टॉयलेट की जगह नहीं था, वही मुझे चेंज करना था बस। इसके लिए वो टफ चैलेंज मैंने लिया और उसके लिए इतना हार्डवर्क किया कि आज बहुत इजी लग रहा है। लेकिन वो टाइम में बहुत ऐसा माइंड ऐसे लग रहा था कि अरे यार कुछ गलती तो नहीं की, लेकिन नहीं, हार नहीं मानना ये मैंने ठान लिया था, इसलिए वो स्टार्ट हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन है, जब आप पहले आपने स्टार्ट किया था और आपने कुछ लोग चुने थे आपके लेडी बांसो ग्रुप में रहने के लिए, उसके बाद वो फाइनल होने के बाद आपने और लोग की भी जब आप गए थे उनको चुनने के लिए, तो उन्होंने भी पहले बहुत सारे लोग ने मना किया था कि वो इजीली रेडी हो गए थे बाद में? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्यों? तो पहले जो हमने ये टीम दिखाई और स्टार्ट किया, पहले जो 4 इवेंट हमने फ्री किए हमने साड़ी पे, उसके बाद कुछ लोग उसमें से घट गए। क्यों? तो नहीं, ये तो कुछ काम है, कुछ फैमिली ऐसा करके। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के बाद जब हम फर्स्ट इवेंट सेकेंड इवेंट ऐसे करने को शुरुआत किया, तो वो टीम का फोटोग्राफ या तो काम और पब्लिक देखने लग गई, केवल लेडीज देखने लग गई, तो वो अप्रोच आराम से। लेकिन आने के बाद उसको जब समझ में आने का कि अरे ये सब चीजें थोड़ा सा हार्ड वर्क है, ऐसी चाहिए वैसा चाहिए, तो थोड़ा सा स्टार्ट होने के लिए लग गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन जैसे 8 से 10, 10 से जैसे फिर हमने उसके बाद सबसे बड़ी इवेंट्स की हमारे डब्ल्यूशेठ हलवाई गणपति की, जिसमें हमने टोटल पूरे 24 आवर्स में 15 लोगों ने काम किया, नॉन स्टॉप 24 आवर्स। आज भी हम वही काम करते हैं 10 साल से। पहले थे 15 जन, आज हो गए 600 जन। तो आप टीम में मोटिवेशन कैसे बनाए रखती हैं? मोटिवेशन बनाने के लिए हर एक का मूड और उसका माहौल रहता है। अपने को काम करना है तो पहले टीम वर्क करना है, तो टीम के लिए पहले टीम के साथ घुल मिल जाके उनको दी हुई ट्रेनिंग। लेडीज को हर एक वक्त कुछ ऐसी लेडीज होती है अपने साथ काम करने के लिए कि उनको अर्निंग चाहिए होती है। वो अर्निंग की वजह से अपने पास अटैच होती है कि अरे इसमें से तो कुछ मिल रहा है, मेरा एजुकेशन नहीं हुआ है। तो फिर ये सब चीजें करने के बाद उनको बोला गया ना कि तू भरोसा रख, तू सीख जाएगी। या तो ये सब चीजें ट्रेनिंग में ये भी चीज आती है कि उसको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है कि मैं ये कर पाऊंगी। फिर ये देने के लिए फर्स्ट जो स्टार्ट होता है इवेंट का, उसमें उनको एम किया, उनकी साइड ली, उनका काम लिखा, तो फिर इससे स्टार्ट करके फिर उनका मूड और काम खत्म होने के बाद सामने वाला अप्रिशिएट करता है तो स्माइल कर देती। तो आपकी टीम में किस तरह की वुमेन होती है और उनका लाइफ कैसे चेंज होता है? हमारे में वुमेन्स में सबसे बड़ी उसमें अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना है। दूसरी बात है कि मुझे अर्निंग करनी है। उसमें से कुछ करने के हिसाब से फैमिलीज में का भरोसा भी होना जरूरी था। तो ये सब चीजें की जो कॉन्फिडेंस हो, फिटनेस हो, अपने आप को खुद को खड़ा करने की कोशिश हो और मुझे मेरे बलबूते पे खड़ा होना है, ये सब जो कॉन्फिडेंस होना, तो ऐसे ही लेडीज की हम अर्निंग कर लेते। क्यों? तो आने वाले बहुत सारे आते। मैं आपको बता रही हूँ कि आज 600 प्लस लेडीज मेरे टीम में पूरे पूना में है। तो इससे से भी ज्यादा है जो चले गए, जो किया लेकिन नहीं हो रहा है। कुछ फैमिलीज में कुछ ऐसे होते, लेकिन जितने भी के पास कॉन्फिडेंस है वो हमारे साथ काम करती है। कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। हाँ, तो आना जाना तो लगा ही रहता है, जाने वाला जाते रहता है, आने वाला आते रहता है। क्योंकि वो जब जाने वाला जाता था, आने वाला वो सब माहौल देख देख के आ जाता है। क्योंकि किधर उनकी स्ट्रेंथ कम पड़ गई, कुछ फैमिलीज में कम पड़ गए, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। क्या कोई एक स्टोरी है जिसको आपको इमोशनली अभी भी टच करता है? अच्छी या बुरी? अच्छी बुरी कौन सी भी, ठीक है। जो कि बस इमोशनली आपको टच कर लेता है, आपको इमोशनली वो थोड़ा फील होता है। एक ऐसी स्टोरी है कि जिसमें मैंने 50 लेडी बाउंसर लेके एक जगह चली गई थी। वो आज भी स्टोरी याद है ना, तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा माहौल होता है कि हंसू या रो, दोनों में ये होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रोना तो अपने लाइफ में होता है, लेकिन अपने को उसमें से भी रास्ता निकाल के स्ट्रांग बनना है और सामने वाले को अपने हम कितने स्ट्रांग है ये दिखाने का सबसे बड़ा मौका था। वो स्टोरी में जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। तो
वो 50 लेडीज लेके मैं एक चुनाव का बड़ा सा काम था, लेकिन पता नहीं था उसमें लेडी बाउंसर लगती थी, लेकिन फिर भी हम सिविल ड्रेस में गए थे ऐसा। तो कुछ माहौल ऐसा हो गया, और 50 अभी महिला को लेके काम करना है, तो थोड़ा सा वो महिला के कुछ अपने खुद रही थे कि जो निकाले थे, तो उसने कुछ ऐसा माहौल कर दिया वो एरिया में कि आई एम लेडी बाउंसर। तो वो सामने वाला, फिर वो छोटी चीज इतनी बड़ी चली गई कि वो पुलिस तक गई, और वो पुलिस लोगों ने हम सबको पकड़ने की, मुझे पकड़ने की कोशिश की उसी दिन, कि वो चुनाव में ऐसे कुछ सिक्योरिटी अलाउड नहीं है। जैसे आप बोलते ना कि खाकी वर्दी ये तो सरकार की होती है, लेकिन हमारी ब्लैक वर्दी अपने प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट के हिसाब से उतना ही काम करना चाहिए जितना उनको उनके हिसाब में काम करने की जरूरत है। फिर वहां से वो पुलिस लोगों ने हमें उठाया और दोनों गन लगा के जो हमारे पीछे पूरे लगे, लेकिन मेरी टीम डिवाइड हो चुकी थी 4 हिस्सों में 50 लोगों को, लेकिन वो लेडीज लोग मुझे इकट्ठा करना बहुत जरूरी थी, क्योंकि इवेंट्स तो आते हैं और चले जाएंगे, लेकिन फैमिली में एक लेडी के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो जिंदगी पूरी बदल जाएगी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी भरोसा कम है और उसमें ये भरोसा दिलाना। तो फिर मैंने पुलिस लोगों से और इनसे इतना टफ फाइट करने के बाद पूरा लोग इकट्ठा किया, पुलिस चौकी में क्लियर किया कि हम किस लिए आए थे, क्या आए थे, लेकिन फिर भी 70 स्टेटमेंट देने के बावजूद भी सामने वाले का भरोसा, जब मेरा पूरा सोशल मीडिया उन्होंने चेक किया तो उन्होंने हमें 8:30 बजे छोड़ दिया। महाशिवरात्रि वाले इवेंट में जब 5 लाख लोग थे, उस दिन क्या हुआ? महाशिवरात्रि के इवेंट में हम 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम करते हैं। जैसे भी हम कुछ टीम लीडर हैं तो हम तो सोते ही नहीं करते, लेकिन टीम हमारी 8 आवर्स में चेंज होती है। लेकिन 5 लाख पब्लिक को वो मंदिर में दर्शन करके अच्छे से बाहर निकलना, ये इतना टफ काम और इतना टफ जॉब रहता है कि हर वक्त आने वाला हर एक भक्त वो भगवान के लिए आता है और वो श्रद्धा भाव से अंदर आता है कि नहीं मुझे मेरा दर्शन होना चाहिए। तो ये चीजें नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते करते कुछ ऐसे भी लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते कि सब मिक्स लोगों के साथ अटैच होने के लिए सबसे बड़ी बात तो माइंड सेट। जो तुम्हारा माइंड सेट ना होना तो फिर वहाँ बहुत बड़ी चीजें गलत हो सकती कि कोई अपने टीम में से कोई कोई किसी को गलत ना बोले, कोई किसी से लड़े नहीं। ये सब बैकग्राउंड 24 आवर्स में झेलने के लिए बहुत बड़ा बोलते हैं कि इवेंट तो हो जाता है, काम हो जाता है, पब्लिक आती है, लाइन से चली जाती है, लेकिन सेटअप करके वो सेटअप नॉन स्टॉप अच्छे से होना ये बहुत जरूरी था। तो वो 5 लाख पब्लिक आते हैं, जब खत्म होने के बाद हमारा इवेंट खत्म होता है तो वो जो पूरा मंदिर के ऑर्गेनाइजर लोग होते हैं वो जो खुशी से हमें बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से आज इतना बड़ा माहौल और इतना बड़ा भीड़ का सब कुछ एकदम अच्छे से चला गया, तो वो एक खुशी का माहौल हो जाता है। आपकी टीम ने कभी किसी वीआईपी या सेलिब्रिटी के लिए काम किया है? हाँ, वीआईपी के लिए काम करने के लिए हमें, क्योंकि बाउंसर है बोलने बाद तो सेलिब्रिटी तो होती है, जैसे उर्मिला मातोंडकर है, शिल्पा शेट्टी है, ऐसे बहुत सारे जो मराठी भी है कि बाहू कदम में बोलो, श्रेया बुगड़े, ऐसे इतने लोग सो कि मुझे नाम भी याद है। लेकिन सेलिब्रिटी की बाउंसर तो हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसे कमजोर की भी बाउंसर बनती हूँ कि जब उनके लिए पीछे खड़े होने के लिए कोई नहीं हुआ तो उसके लिए मैं दीपा बर्फ रनर आगे नहीं खड़ी हो जाती हूँ। तो ऐसे नहीं कि सेलिब्रिटी भी हम बाउंसर है, तो कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हम बाउंसर का काम करते हैं। आपको कब लगा कि हाँ, रनर रागिनी एक मूवमेंट बन चुका है? हाँ, जब मुझे मेरा काम का माहौल और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, पेपर्स कटिंग बोलो या तो फिर लोगों के इंटरव्यूज बोलो और आने वाले अर्निंग, जो पहले 1-1.5 घंटा एक कॉलिंग के लिए लगता था और आज 1 घंटे में 3 कॉल आते हैं कि मैम मुझे आपके साथ काम करना है। पंजाब से कॉल आता है, दिल्ली से आता है, इवन केरल है, यानी ऑल इंडिया में से कॉल आके ऑल इंडिया में पेपर कटिंग में मेरा नाम और मेरे रंजना रागिनी का नाम होके लेडीज लोगों को हमने इकट्ठा किया। तो ये सब माहौल देखने के बाद तो अच्छा लगता है ना कि रंजना रागिनी का मोमेंट हो गया, एक प्राउड फील करते हैं कि अरे, और सबसे बड़ी बात और प्राउड फील क्यों करती है, क्योंकि इसका बेसमेंट खुद के बलबूते पे खुद के इस पे खड़ा किया गया कि ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी के चलो ना करवा दो ना ये वो, ऐसा बोलते ना कि एक चीजें करने के लिए अपन कुछ एक मेरे को पीछे लगते कि चलो ये करवा दो हमारा इतना, ऐसा कुछ नहीं। मेरे मेहनत से मैंने मेरा स्टेप करवाती गई और वो स्टेप ऊपर आते गए, तो वो एक प्राउड फील हो गया कि रंजना रागिनी के नाम एक पूरे इंडिया में एक अच्छे से बन गया।
जब गर्ल्स या वुमेन जो कि भी यूनिफॉर्म पहनते हैं पहली बार उनका रिएक्शन कैसे होता है? वो सरप्राइज होते हैं, हैप्पी होते हैं, कैसा उनका रिएक्शन रहता है? हाँ, जब वुमेन्स जब पहले अभी हमारे इन तो मैरिड लेडीज लोगों से ही होती है, क्योंकि जब लेडीज मैरिड होने के बाद उसको उसका काम की जरूरत होती है, तो वो उसका पहनावा बदलती है, और जब हमारे यूनिफॉर्म में आती है तो दो मिनट बोलती मैम ये जमेगा ना, मुझे ये ऐसा होगा ना। लेकिन जब वो खड़ा होकर प्राउड फील करती कि पूरी टीम का हम फोटोग्राफ निकालते, पूरी टीम हमारी अच्छे से खड़े होकर काम करने के लिए, अरे हर एक चीज, हर एक देखने वाला नजरिया जब उनके सामने एक रिस्पेक्ट से देखता है, उनके पास एक बार कार्य नहीं यहाँ कुछ रूल्स है, तो वो देखने के बाद, वो जब जाने के बाद इवेंट खत्म हो गया ना कि मैम आपके साथ काम करने के बाद या तो ये माहौल में काम करने के लिए एक रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से मिलता है, तो ये वो प्राउड फील करती कि यार यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो इनकम भी है और प्राउड भी है, और एक अप्रिशिएट बोलते हैं ना कि सामने वाला अप्रिसिएशन भी है सब में। तो ये ड्रेस कोड में पहनने के बाद चेंजेस आ जाते हैं। तो आपके लिए एक लीडर होने का क्या मतलब है? मेरे लिए लीडर होने का मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं कि सबसे बड़ी बात तो जब मैं लीडर बनूँ, सामने वाला मेरे पास से देख के कुछ सीखने के लिए आ रहा है, जो मुझे देखने के बाद ही उसको खड़ा करना है। प्लस लीडर होना यानी उनको उनका पूरा ट्रेनिंग करना, या तो उनको पूरा सिखाना, उनकी जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी काम से नहीं तो फैमिली तक लेना, फैमिली का भरोसा लेना, ये लीडर यानी ये जिम्मेदारी ऐसी है कि मुझे सब महिलाओं को, फैमिली में के महिलाओं को काम देना है। तो ये और भी लीडर का बड़ा काम होता है कि उनकी टाइम पे घर जाना, उनकी फैमिलीज के साथ है, उनका सुख दुख, उसके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज ये लीडर हैंडल कर सकता है। क्यों? तो उसी के सिवा तो मेरा टीम बनेगा नहीं, क्योंकि आज जो भी मेरा काम करता है वो टीम ही करती है। मैंने फर्स्ट जो शुरुआत की, तो आज जो भी काम से होता है, जो भी अप्रिशिएट होता है, वो टीम वर्क से होता है। तो मेरा लीडर की हिसाब से यही कहना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम क्या करते हो ये वो लोग सामने वाले देखते हैं, तो लीडर क्या करता है वही वो लोग फॉलो करेंगे। तो तुम्हारे जिम्मेदारी के अनुसार तुम जो जो करोगे वो सामने वाला देख के सीख के और ज्यादा करेगा। यानी 1 से ज्यादा 10 लीडर, जैसे आज पूरे पुणे में 20 से 25 लीडर रेडी हो गए खुद के ग्रुप्स निकाल के। तो ये अप्रिशिएट है ना कि एक लीडर से 10 लीडर बनना, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि एक लीडर है तो वही कर, नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम सीख सकते हो, तुम तुम्हारा ट्रेन कर सकते हो, तुम ये बात लेके लीडर ने और ज्यादा लीडर बनाना बहुत जरूरी बात है, वो मैंने की लीडर से। ये मुझे लगता है कि लीडर ने ये भी करना चाहिए। जब कोई लड़की गलती करती है ट्रेनिंग या ड्यूटी में, आप कैसे गाइड करते हो? जब कोई महिला, जब कोई, क्योंकि हम लेडीज लोगों को, लड़कियों को तो लेते नहीं, क्यों? तो लेडीज का जो मैंने आपको जब भी बताया कि मैरिज के बाद तो पूरा पढ़ाई बोलो ये वो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन लड़कियां किसी पढ़ाई कर सकती है, पूरे उनका नॉलेज वो चॉइस कर सकती है, उनका जो भी लेना है जो। तो लेडीज लोग जब हमारे पास आती है, उनको इतना सिखाने के बाद भी कुछ गलती हो तो मैं उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये बहुत बार समझाती हूँ, और वो पॉइंट जो उनको दिया गया वो उनको संभाल नहीं रहा है, तो वो जिम्मेदारी मेरे और मेरे साथ जो भी सुपरवाइजर या तो टीम लीडर होते उन लोगों की जिम्मेदारी है। मैं 1 2 4 पॉइंट में उनको समझाने की कोशिश करके उनको कंफर्टेबल खड़ी कर देती हूँ। तो फिर वो बोलते कि नहीं मैडम नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे, और जाने करते करते अच्छा करते करते उनको जो मौका दिया जाता है, तो उसमें वो सबसे बड़ा खुश क्या होता है कि हमारे साथ गलती भी हो गई, मैडम ने डांटा भी, लेकिन फिर भी पेमेंट भी तो और सिखा भी रहे। तो उनको वही माहौल में, वही काम के वर्किंग में मैं सिखा भी देती हूँ, और उतने उसमें हम ब्रीफिंग में उनको ये सब बातें क्लोजिंग में बता भी देती कि ये चीज नहीं वो चीज करनी चाहिए। ऐसा करके फिर उनको वो कंटिन्यू वो 1 2 3 4 से फिर हो जाते। आप टीम में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है? डिसिप्लिन, लॉयल्टी या करेज? एक ही बोलना है आपको। डिसिप्लिन। क्यों? डिसिप्लिन रहेगा तो ही तो काम कंप्लीट होगा, नहीं रहेगा तो काम नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि वही उसी पे तो अपन पूरा इतना बड़ी चीज है, वो डिसिप्लिन से तो अपने को भरोसे से काम मिलता है। आज रणरागिनी का पूरे भारत में नाम डिसिप्लिन की वजह से ही है। तो आपके लिए खुद का रूटीन क्या होता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए? मेरा डेली का फिटनेस मेंटल के लिए या तो फिजिकल के हिसाब से रेगुलर जो हमारा रूटीन है, अर्ली मॉर्निंग और फैमिली, सबसे बड़ी पहले तो मैं माँ हूँ, जो मेरा माँ का काम मैं कर रही थी, हस्बैंड है, मेरी फैमिलीज है,
फैमिली बैकग्राउंड मेरा इज सो हैप्पी। तो वो सब करने के बाद जो ऑफिस टाइम आता है, ऑफिस टाइम के बाद वो सब खत्म हो गया, डेली का वर्किंग, टीम लीडर सुपरवाइजर के साथ बात करना, हर वो जगह डेली में जो कॉल्स आते हैं उनकी सब, ये जो करते 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 ऑफिस टाइम कब खत्म होता है फिर से कब अपने फैमिली में आते हैं, वो करने के बाद जो फिटनेस के लिए टाइम मिलता है तो समझो कभी जिम को करो, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाए तो फैमिली बैकग्राउंड में जाओ, मुझे बोलते हैं ना फ्रेंड्स लोगों में बैठो, कि उसमें से भी थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ऐसे करके दिन भर का कब सवेरे कभी स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है कुछ समझ में नहीं आता। कभी इवेंट्स होते हो तो उसमें तो 12 घंटा कब निकल के जाता है वो भी, तो सामने वाला भी देखता है कि इतना फिटनेस कहाँ से लाते हो जब अपने इतना दौड़ते हो। तो ऑटोमेटिक इवेंट्स के बाद, काम के बाद जो कुछ भी माहौल अपने को चेंजेस आता है उसी में वो ऑलरेडी फिटनेस बनते जाता है। आप कभी ओवरवेल्म्ड या इमोशनल फील करती हो? दिस इज अ यस और नो क्वेश्चन। यस। तो फिर उस वक्त क्या करती हो आप? कुछ नहीं, अकेला रहने की कोशिश करती हूँ। तो जब कोविड-19 का टाइम था और सब लोग डर रहे थे, उस वक्त आपने सैनिटेशन जैसे रिस्की काम की जिम्मेदारी कैसे उठाई? और उस डिसीजन के पीछे क्या सोच थी? सबसे पहले वो डिसीजन के पीछे की मैं सोच बताऊंगी, क्योंकि जब कोविड-19 से सब लोग घबरा रहे थे लेकिन कुछ लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी थी, जो घबराना उनके काम के लिए नहीं था, जो थे डॉक्टर्स, जो उसके साथ बाद में थे उनके नर्सेस थे, उसके बाद थे बाहर थे जो पुलिस इंस्पेक्टर लोग थे, फौजी थे, ये लोगों की बहुत जिम्मेदारी थी कि उनको उनके पास थोड़े अब इसमें उनके पास थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी था, बिकॉज दे हैड टू, उनको सब कुछ सेफ रखना है। वो जिम्मेदारी उनके उनके ड्यूटी की थी। क्यों? तो वो लोग वो माहौल में या तो वर्दी में थे, जो भी तो कुछ था। तो मेरे पास तो वर्दी भी नहीं और वो भी चीजें, लेकिन मेरे पास जो दिया गया था कि मेरा सपना था खाकी वर्दी, लेकिन खाकी वर्दी की मैं छवि बन के मैं खड़ी हो गई कि वो उसमें से मैंने ब्लैक वर्दी। तो मैंने सोचा समझो ये नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मेरे पास करने का बहुत बड़ी करने की चाह है, तो मैं क्यों नहीं करूँ। ठीक है, हमने तो ऐसे लेटर भी लिख के रखा था चारों ने कि हम ना ही फौजी है, ना ही हम पुलिस इंस्पेक्टर है, ना ही हम डॉक्टर है, ना ही हम नर्सेस है, ना ही हम सरकारी कोई भी हम सरकारी काम करने वाले हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो हम हमारी वो जिम्मेदारी है, हम नागरिक बोल के हमारी जिम्मेदारी बोल के कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए हम तो हम किसी को हमारा ब्लेम नहीं करेंगे कि इनकी वजह से हमें ये हो गया। तो वहां से मैंने ये सोचा कि चलो क्यों नहीं, ये मौका है और यही अपना काम करने के लिए आज से ही एक स्ट्रांगली फौजी बन सकते हैं, एक स्ट्रांगली अपन जैसे लड़ाई के लिए वो लोग खुद खड़े रहते तो अपन देखते रहे अपन आज सुरक्षित है, तो क्यों नहीं मैं भी कुछ कर सकूं। तो यहाँ से भी मैंने उनके कारण हम सुरक्षित है, अब आपके कारण और कुछ लोग सुरक्षित हो सर। तो मैं इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मेरे एरिया के आसपास मैं जो कुछ 200-500 लोगों को चाहे भी सुरक्षा दे पाऊँ और उनके तक कुछ खाना कर पाऊँ, तो ये सब मैंने खुद ये सोच के दिमाग चलाया कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने देखा कि सैनिटाइजर ये ऑलरेडी मैं मेरे मम्मी के पास खेत में मैं करती थी, क्योंकि जब खेत में अपने को जब अपन कुछ बोते हैं तो उसमें अपन जैसे कुछ दवाइयाँ करते, तो वही सैनिटाइजर मैंने कुछ दिनों के पहले, शादी के पहले मम्मी के साथ खेत में किया था। तो अरे मेरे लिए तो अपने लिए करने की कोशिश थी वो टाइम में, आज सबके लिए करने के लिए भी तो मौका आया, तो वहां से भी मैंने वो सैनिटाइजर करने का स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद वहीं उनके पास से कुछ ऐसा अनाज लिया और वो अनाज पका के खाना बना के 300 लोगों तक रोज डेली सुबह से हम देते थे। वाह। जब आपने लॉकडाउन के दौरान बिना पैसे लिए स्लम एरियाज में सैनिटेशन का काम किया, तब लोगों का रिएक्शन कैसे था? बहुत अच्छा था लोगों का। कुछ लोग आजू बाजू का माहौल जो था, जो मेरे पास रहता था, उनका बहुत माहौल खराब था, क्योंकि ये सब तरफ घूमते हैं, हमारे लिए रास्ता भी बंद कर दिया था, हमें ब्लॉक भी कर दिया, क्या हमारे पूरे फैमिली को ब्लॉक कर दिया था कि ये लोग बाहर जाते और ये जाने के बाद कितने भी लोगों से मिलते और हमें को आने के बाद भी ये तकलीफ हो सकती। यानी इतना कोने में डाल के रखा था हमें कि चीजें लेके बाहर निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हुई थी। लेकिन फिर भी जहाँ हम जाके ये सब चीजें करते थे उनके लिए तो हम भगवान के जैसे बन गए थे कि आप आए हो तो बहुत बड़ी बचे कि कुछ
माहौल वो कोविड-19 का हमारे सैनिटाइजर से कम हो जाए। कुछ लोगों को दवाई देने की ज़रूरत थी, वो देने के लिए, किसी के लिए हेल्पिंग हैंड था, एम्बुलेंस था। ये सारी चीज़ हमने किया कि किसी के घर में कुछ अभी ये माहौल में चले गए लोग, तो वो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते थे। तो उधर से एम्बुलेंस में लेके जाके हम पर स्मशान भूमि तक लेके गए थे। तो ये सब चीज़ें हम करते गए, देने तकलीफ भी मिली और अच्छी भी लोग मिली। ओके, तो ये टाइमिंग में क्या किसी मोमेंट में आपको इमोशनल फील कराया? क्या कुछ नहीं था? नहीं, माहौल तो रोज का इमोशनल था, रोज का। क्योंकि 300 लोगों के लिए तो खाना बनाना ये हमारे लिए था, लेकिन दिमाग में कोरोना तो हर कोई चीज कर सकती है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती। सैनिटाइजर करने के बाद भी 300 लोगों का खाना हम चारों लोग जो करते थे, मैं, मेरी फैमिली में, कि मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और मेरी कुछ रनर आगे की टीम थी जो मेरे आजू बाजू में मेरे साथ रहती थी। ये हम 4-5-6 लोग मिलके ये सब चीजें करते थे। लेकिन कुछ ऐसा माहौल था कि खाना लेने के समय जब वो आने के, जो हम लेने के, तब वो खत्म हो जाए ना, तब बुरा लगने लगा कि ये खत्म क्यों हो गया। दूसरी बात, जब कोई कोविड-19 में गुजर गया और अपना आदमी, आप अपना जो इंसान हो, उसको वो टच भी नहीं कर पाया, वो देख भी नहीं पाया। लास्ट जो टाइम होता है जब अपने अपने रिश्ते बोलते हैं, अपनापन बोलते हैं, जब वो अपनापन वहाँ खत्म हो गया, तो वो टाइम में बहुत बुरा लगे कि स्मशान भूमि तक जब वो लेके जाने की कोशिश थी, नहीं नहीं आप ले जाओ, हमने देख लिया वीडियो कॉल से, इतने तक का वो चीज देखने के बाद सबसे बड़ी बात, सबसे वहाँ बुरा ज्यादातर लगा, इमोशनल बहुत हर्ट उधर से भी, वो भी चीज हो गई। You're making me cry. तो आपको फ्यूचर में रनर आर्मी का क्या करना है? फ्यूचर में रनर आर्मी का जितना बढ़ते जाएगा, यानी अभी ये महाराष्ट्र में ये पूरे भारत तक का पहुंच चुका है कि हर एक देश में से ये, हर एक राज्य में से मुझे कॉल आते हैं कि मैम, तो वो जिधर जिधर भी फैल रही है रनर आर्मी, वहाँ उधर वो चीज जो भी कुछ हैंडल कर सकता है, उसको मैंने बोला कि तू वहाँ से ज्यादा टीम इकट्ठे कर, मैं ट्रेनिंग या तो जो कुछ चीजें वो हम यहाँ से रनर आर्मी का जो चीजें हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये कोशिश हमारी स्टार्ट चालू है, कंटिन्यू में है, और ऐसे ही रनर आगे नहीं बढ़ेंगे, उतने उतने महिलाएं होंगे, उतना ज्यादा तो काम आप होगा। नेशन वाइड है, नेशन मतलब इंटरनेशनल भी आप स्टार्ट कर रहे हो? हाँ, हम बीच में कोशिश कीजिए, कोविड के पहले हमने 30 पासपोर्ट निकाले थे, क्योंकि हमारे को आउट ऑफ स्टेशन का काम आया था। लेकिन ये कोविड की वजह से वो प्लान, नहीं तो वो कोविड में हम 30 लोग ये हो जाते थे, क्या बोलते हैं कि अटक जाते थे, इसलिए भी वो रुक गया। लेकिन हमारी फिर कोशिश स्टार्ट है कि बाहर बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, या तो क्या हेल्पिंग हैंड हो सकता है हमारा, क्या, तो ये हमारी कोशिश चालू है कि ये इंडिया नहीं और भी बाहर जा सके। क्योंकि ये प्लान मैंने जैसा आप बोले कि ये कहाँ से आपको दिमाग में आया क्या, तो जैसे मैं लंदन गई थी 10 साल पहले, तो वहाँ भी मैंने ये माहौल देखा था कि जो चीज़ें वहाँ रूल्स यू करते हैं, और रूल्स में 2 जन खड़े, एक लेडीज और एक जेंट्स, जो पब था और पब में, लेकिन वो टॉयलेट की जगह नहीं खड़ी थी लेडीज। तो फिर मैंने सोचा फिर हमारे को क्यों टॉयलेट के पास खड़ा करते, तो फिर वहाँ का चेंज हो गया, अपने इंडिया चेंज कर ली थी, तो इंडिया में काफी चेंज कर दिया है, कोई इशू नहीं। तो क्या आप गवर्नमेंट या कुछ एनजीओस के साथ पार्टनरशिप का सोच रही है? सोच नहीं रही है, मैंने कोशिश भी किया। ओके। मुझे गवर्नमेंट के साथ जो अभी सबसे बड़ी बात है कि हर एक के लाइफ में हर पॉइंट पे वो चीज आती है। आप सवेरे उठ के जैसे अपने खीसे में पैसा चाहिए रहता ना, वैसे ही अपन जॉब के लिए जाने के पहले ट्रैफिक में अटकते हैं। ये बेसिक है कि ट्रैफिक लगेगा तो अपने को टाइम और ये सारी चीज, तो वो ट्रैफिक में हम गवर्नमेंट के साथ क्या हेल्पिंग हैंड कर सकते, उनकी क्या हेल्प कर सकते, इसके लिए हमने काफी कोशिश की। काफी लोगों ने मेरी हर वक्त को बोलते ना कि कहीं एक अकेली महिला आगे जा रही है तो कुछ कोशिश कर रही है, तो कुछ चीजें ऐसे होती है कि वो माहौल नहीं क्रिएट करने देते। लेकिन आज मैंने देखा कि मैंने कोशिश की, वो आइडियाज उन तक गई, तो आज ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारी लेडी बाउंसर ट्रैफिक पुलिस के अंडर का जो व्हाइट ड्रेस पहन के काम करती है। वाओ। तो ये मैंने कोशिश की, उन्होंने वो सपोर्ट मुझे नहीं किया, लेकिन कई ना जो लेडीज मेरे पास सीख के वहाँ वो काम करके उनको 18,000 के प्लस उसको पेमेंट मिल रहा है, तो मैं तो खुश, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो यही हम कोशिश करते कि कहाँ कहाँ हम प्राइवेट में या तो गवर्नमेंट में हम क्या हेल्पिंग हैंड कर सकते हैं।
दैट्स अमेजिंग। क्या आप छोटी लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस या अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी प्लान कर रही है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। बीच में अभी जो कुछ भी माहौल चालू था कि लेडीज के साथ या तो कुछ यंग लेडीज कॉलेज स्कूल बोलो जो कुछ भी, तो इसके लिए हम सेल्फ डिफेंस के सेशन लेते थे। जैसे कि कोविड के पहले हमने बहुत सारे सेशन लिए कि उनको सेल्फ डिफेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी जो वो उम्र में की जो कुछ भी ये रहती कि कैसे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कैसे घबराहट होती है, सामने वाले के साथ समझो अटैक हो तो क्या अपने को करना चाहिए, ये पूरा हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेते और आज ही देते। जैसे आईटी कंपनी में जो ट्रेस में आते हैं, उनके काम के वर्किंग होते हैं, वो लेडीज रात को 2-2 बजे तक जाती है। अभी हम रात की नाइट टैक्सी भी करते हैं कि जैसे एयरपोर्ट पे कॉलेज की लेडीज अपने कॉलेज में जो होती है अपने लड़कियां, तो उनको कुछ सेफ्टी चाहिए हो ना, तो ये भी हमने गूगल से करवा दिया है कि हमें हर 10 दिन 8 दिन से एक कॉल आता है कि मैम मैं अभी एयरपोर्ट से आ रही हूँ, मैं ट्रेन से आ रही हूँ, तो मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ने के लिए 2 बज गए, तो हम उनको सुरक्षित छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें हम कर देते हैं, सेल्फ डिफेंस भी और सपोर्टिंग अवेयरनेस भी करते हैं। और सेलिब्रिटी बाउंसर नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी बाउंसर बन के जाते हैं। तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है? मेरे लिए वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब यही है कि महिला हर एक क्षेत्र में सक्षम से जा तो रही है अभी, लेकिन कुछ वो माहौल के जो बीच के माहौल के, अभी का माहौल पूरा पढ़ाई लिखाई और सब एजुकेशन से स्टार्ट हो गया, लेकिन उनके भी जो पहले का था वो तो वही है। तो वो लोगों को बाहर निकाल के उनको कुछ करने की चाह हो, यानी कम पढ़ी लिखी हो तो वो क्या काम कर सकती थी, सिर्फ कपड़ा धोना, ये वो खाना बनाना, इतना ही सीमित नहीं है, तू कुछ कर सकती, तेरे पास जो कॉन्फिडेंस हो। तो ये एम्पावरमेंट में ये सब चीजें हटके तू ऐसे भी काम कर सकती है जो तेरे में तू कर सके, ये सब चीज करके हम एम्पावरमेंट जितने चीजें कर पाए वैसा वुमन एम्पावरमेंट लाने की कोशिश। तो आपका बचपन का सपना क्या था? क्या आप हमेशा से स्ट्रॉन्ग और फियरलेस थी? यस, बचपन का सपना बोलो तो सबसे बड़ा अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग होता है अपनी माँ, जो अपने को जन्म देती है। माँ ही मेरी इतनी स्ट्रांग थी, यानी उसने जो लड़ाई जो भी हमें खड़ा करने के लिए जो भी उसने सिखाया, उसी की वजह से आज हम ये बन पाए। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड से जो भी हम थे कि एक स्ट्रांग थे कि अरे रात को 8 बजे तक खेत में अकेला जाना, अपने खुद को ये सब चीज नहीं, तू जा सकती जा तो मम्मी ने बोला तो जा सकती तो कर सकती, ये सब करके कि कोई है तो जा उसको तोड़ क्या, यानी इतनी चीजें उसने सिखाई थी कि खुद को खड़ा करना है ना तो तेरे को तेरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये जो बचपन में उसने सिखाया, उसी की वजह से ये एक एक सपना आते गए कि मम्मी के साथ कुछ ऐसा माहौल प्रॉपर्टी से हुआ था, तब सोचा था सर खाकी वर्दी होती तो ये सबको तोड़ देती। तो तब से वो सपना है कि मैं खाकी वर्दी लेने की मेरी जो चाह थी, वो सपना मैं लेके जिंदगी में जी पाई और वो मैंने 42 एज में कंप्लीट करी। तो क्या आप फ्यूचर में बॉयज के लिए भी कोई ट्रेनिंग प्लान कर रही हो? नहीं, बॉयज के लिए ट्रेनिंग प्लान करने की नहीं जरूरत थी, क्योंकि मैंने अभी तक की जो लेडीज लोगों के लिए काम करने की कोशिश की तो वही है। लेकिन अभी मेरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट होके 2-3 साल में मैंने जो भी रणरागिनी का बढ़ाने का कोशिश किया, उसमें जेंट्स लोगों के लिए मैंने अभी काम इन किया है, तो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, वो उनके पास सब चीजें। जो लेडीज को कुछ कमजोरी कुछ दिमाग की, वो जो कुछ भी खुद को कमजोर समझती उधर में ज्यादा से ज्यादा फोकस करती हूँ। आप क्या चाहती है कि लोग रणरागिनी के बारे में हमेशा याद रखें? मैं चाहती हूँ कि रणरागिनी के बारे में लोग हमेशा एक अच्छी पहचान, एक अच्छी आइडेंटिटी और इज स्ट्रॉन्ग। रणरागिनी नाम सुनने के बाद भी अरे भाई ये रणरागिनी की टीम है या तो ये रणरागिनी है, तो जो रणांगन में खेलने वाली रणरागिनी है, जो रणांगन में लड़ाई करने वाली है वो रणरागिनी। तो हम ऐसी चीज ऐसे माहौल को संभालते हैं ना कि सामने वाला आके कहता है नाम में दम है भाई। अगर आप किसी एक चीज को सोसाइटी में बदल सकती है तो वो क्या होगा? सोसाइटी में बदल सकती हूँ तो लोगों का नजरिया, जो वो तो बदल दिया है, लेकिन वो बदलने की कोशिश करने के लिए 10 साल गुजर गए, पर कई और भी आज भी कई और कुछ ऐसे जगह माहौल आता है कि आप लेडीज हो आप महिला हो तो ये जो नजरिया है ना देखने का कमजोर,
अपने को देखने का जो नजरिया है कि ये कमजोर है वही बदलना चाहती हूँ, और वो बदलते कोशिश 100% तक आ रही हूँ, और इसके आगे और करने की कोशिश चालू है। आज की यूथ स्पेशली गर्ल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? आज के स्पेशल गर्ल्स को मैं ये एडवाइस दूंगी कि जो टाइम आपके फैमिली के जो मदर्स वगैरह थे उनको जो चीजें उनको नहीं मिली, वो लोग आप में सपने देख के जो करना चाहते हैं तो वो फोकस करो, वो फोकस से वो एम आप कंप्लीट करो। और आजू बाजू में जो भी आज सोशल मीडिया जो कुछ भी चालू है वो सिर्फ वो उतने लिए एक लिमिट रखो, और अपने पूरे काम पे या तो अपने पूरे करियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। पूरी गर्ल्स अभी भी बहुत सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स जो अभी माहौल में चेंजेस हो रहे परसेंटेज में, तो उन्होंने वो नहीं करते से जब अपने को फैसिलिटी मिल रही है, अपने को इतना माहौल क्रिएट करके दिया है सबने कि लेडीज ये कर सकती है, गर्ल्स ये कर सकती है, महिला, तो वो दिया हुआ माहौल और दिए हुए ये सब काम का आप फायदा यानी बोलते ना कि वो चीजें को आप एक्सेप्ट करके खड़ा हो जाओ। ये एक अच्छे सा संदेश मैं देना चाहूंगी, क्योंकि जो चीज हमें नहीं मिली हम चाहते हैं आप लोगों को मिल रही है, तो आप उसमें से अच्छा खड़ा करो, यही बात है। अगर कोई 10 से 12 साल की लड़की बोलती है मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, तब क्या कहेंगे? जब 10 से 12 साल की लड़की पूछती है कि मैं मतलब लाइक मेरे एज की लड़की आपको बोलती है क्या मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? हाँ, जब मैं सेल्फ डिफेंस के लिए लेक्चर के लिए स्कूल में जाती हूँ, तब ये सब माहौल मेरे आजू बाजू में बहुत सारे 11 साल 8 साल 10 साल की लेके जाती है, और वो बोलती लड़कियाँ कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो मुझे आपको मेरे जैसा बनना होगा ना, तो आपके पहले जो कुछ सपने आपके फैमिली और ये सब कुछ खड़ा करने के लिए कॉन्फिडेंस अपना खुद बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस पक्का होना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो ये चीज में आपको आगे जाने के लिए जो भी कुछ कठिनाई आएंगी उसको आपको लड़ना बहुत जरूरी है। ये सारी चीज करके आप जब आगे जाओगे तब आप मेरे जैसा बन जाओगे, क्योंकि आपको मिला हुआ माहौल आपके कठिनाई में कम हो तो उसका उसका बोलते ना वो चांस आप छोड़ो मत। और हर एक लेडीज है, जब आपकी मैं पुलिस नहीं बन पाई आप मिलिट्री बन पाओगे, आप ये बन पाओगे, तो उसके हिसाब से आप आपका एरिया आप चॉइस करके मेरे जैसे तक बन पाओगे। इसके हिसाब से भी मैं हर एक जितने भी कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपके साथ सेल्फी चाहिए, ऐसे सब माहौल लेके जब छोटी छोटी लड़कियां आती है कि अरे ये आपको देखने के बाद प्राउड फील करता है, आपके जैसा बनने की कोशिश करता है, तो मेरी हमारे जैसा बनो, लेकिन हमारे जैसे बनने में भी आप आगे जाके और चेंजेस कर सकते हो बढ़ने के लिए, तो वो बनो, ये बड़ी बात है। अब हमारे लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस है, तो अब हम एक छोटा रैपिड फायर करेंगे। अब ये रैपिड फायर राउंड में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपके पास 5 सेकेंड्स है उसका आंसर देने के लिए। और मैं काउंटडाउन करने वाली हूँ। चलेगा। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस आप जब सुनोगे, जब आपको लगेगा ये आप ये यस और नो क्वेश्चंस भी दे सकते हैं या कौन से भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, ये आप लाइक छोटे आंसर भी दे सकते हो इसके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड में रणरागिनी ग्रुप। 5 4 3 एक वर्ड में स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक काम जो हर लड़की को सीखना चाहिए। 5 एक क्वेश्चन रिपीट करूं? ओके, एक काम लाइक एक स्किल जो हर लड़की को सीखना चाहिए। 5 4 3 सेल्फ डिफेंस एंड अपने पे कॉन्फिडेंस। ओके, दैट्स ट्रू। तो आपकी लाइफ का मंत्र या फेवरेट कोट? 5 4 3 2 लाइफ का मंत्र मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हाँ, जो जीना चाहता है उसे जीने दो, और जो आगे जाना चाहते हैं उसे आगे जाने दो। जाने के लिए रोकने की कोशिश बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। That's nice. Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज से 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखती है? 5 4 एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ओनर के लिए देखूंगी। आज भी मैं एक अच्छी टीम लीडर हूँ, लेकिन टीम लीडर के पास मुझे जितने टीम लीडर बनाने हैं उससे उसके मेरे जगह जितने लोग बनाऊंगी उसको उनको हैंडल करने की
मैं अभी आगे की तो आप टीम लीडर्स की टीम लीडर बनना चाहते हो? हाँ, तो ओनर हुई, लेकिन वो ओनर ऐसी बनना चाहती हूँ कि समझो मैं खड़ी भी हूँ और सारा काम हो जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक लेसन जो आप हमेशा अपनी टीम को बताती है। 5 4 अपने काम की लगन रखो, जो काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट दी है वो अपने को 100% देनी है, ये बहुत बड़ी कोशिश करो। ये मैं मेरे हर एक लेसन में लेडीज को फर्स्ट बोलती हूँ कि तो आइए जो काम करवाने के लिए वो अच्छे से दिखा दे और काम करवा दे और वो कर दे। यही मेरे लिए हर एक लेसन में, हर एक इसमें लेडीज के लिए मैं बताती हूँ। ओके, आज हमने मिलकर जाना एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग वुमेन को, मिस दीपा, जो फाउंडर है रनर रागिनी लेडी बाउंसर ग्रुप की। इन्होंने हमें दिखाया कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ एक स्किल नहीं, एक कॉन्फिडेंस होता है और हर लड़की के पास होना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस दीपा फॉर कमिंग ऑन द जीविका शो। आपकी कहानी ने हमें ये सिखाया है कि स्ट्रॉन्ग बनना गलत नहीं, जरूरी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं जीविका, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्ट्रॉन्ग बने रहिए, बोल्ड सोचिए और कभी डरना